भाग 9। श्रावणी और रुद्रांश की बात होने के बाद 2 घंटे ऐसे ही निकल गए। श्रावणी जितना हो सकता था उतना अपने भाई के पास बैठ रही है, और इस बार आरव सच में गहरी नींद में था। यह काफी अजीब था। श्रावणी को बहुत अलग सा महसूस हो रहा था। उसे पता था जो फैसला उसने लिया है वह पूरी तरह गलत तो नहीं है, लेकिन उसे यह भी लगता था कि यह फैसला पूरी तरह सही भी नहीं है। वह वहां बैठी मन में सोच रही थी कि अगर कल उनसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मैं उनके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगी, तो क्या मैं दादाजी को कैसे मना करूंगी? ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? लेकिन फिर उसके मन में विचार आया, यह भी हो सकता है कि रुद्रांश जी एक अच्छे इंसान हो, और वैसे भी आज ना मिलकर कल मिलने की बात उन्होंने बड़ी आराम से मान ली। जबकि वह तो इतने अमीर हैं, तो बिजी भी रहते होंगे। श्रावणी ने एक गहरी सांस भारी और फैसला किया कि अब इसके बारे में आगे कुछ नहीं सोचेगी। कल रुद्रांश से मिलकर ही आखिरी फैसला होगा। श्रावणी जैसे ही वहां से उठी, वार्ड का दरवाजा खुला, और जो अंदर चलते हुए आ रही थी वे थी सावित्री देवी, उसकी दादी। और घर में बाकी सब की तरह इन्हें भी श्रावणी बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो श्रावणी को देखते ही उनकी भौहें तन गई। वे तुनक कर बोली, ए कलमुही तो फिर मेरे पोते के पास आ गई, इस पर अपना काला साया चढ़ाने। क्या तुझे इस अस्पताल में पहुंचकर भी चैन नहीं मिला? श्रावणी को लगा अब तक इन सब बातों की जैसे आदत सी हो गई थी। उसने चुपचाप अपना सर नीचे किया और बाहर की तरफ चल दी। उसकी दादी उसे फिर भी आगे से आगे सुनाती ही रही। श्रावणी जब बाहर तक पहुंची तब तक उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इंसान चाहे कितना भी किसी चीज को सुन ले, लेकिन बुरा उसे हर बार लगता है। बड़ी अजीब चीज है। और शायद इतना काफी नहीं था, तो सोने पर सुहागे की तरह कमरे से बाहर निकलते ही कामिनी जी मिल गई। लेकिन आश्चर्यजनक बात तो यह है कि उन्होंने उसे कुछ सुनाया नहीं, बल्कि एक अजीब गहरी मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा। श्रावणी से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, आंटी जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने कुछ किया है क्या? इस पर भी कामिनी शांत रही, फिर से एक मुस्कुराहट दी और बोली, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं किया। इस पर तो हमारे लिए कुछ करने वाली हो। श्रावणी को समझ नहीं आया। उसने जानने के लिए पूछा, मैं कुछ करने वाली हूं? लेकिन क्या? सामने से जो जवाब मिला, उसे मानो श्रावणी की पूरी दुनिया ही मिल गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कामिनी जी ने कहा, शादी? हम तेरी शादी कर रहे हैं और तुम हमारे लिए उसको मना नहीं कर सकती। श्रावणी का दिल चूर चूर हो गया। मना नहीं कर सकती का क्या मतलब है? पूरी जिंदगी तो इन लोगों ने मुझ पर रौब की झाड़ा है, और अब यह चाहते हैं कि मैं उनकी मर्जी से किसी से शादी भी करूं। अभी तक उसके मन में अपने निर्णय को लेकर जितनी भी कश्मकश थी, वह एकदम से हट गई। उल्टा अब श्रावणी चाहती थी कि वह अपने निर्णय पर टिकी रहे। वह मर जाएगी, लेकिन कामिनी जी की बात मानकर शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। उसे इतने सालों में कम से कम इतना तो पता चल ही गया है कि कामिनी जी कभी भी उसका भला नहीं सोच सकती। लेकिन श्रावणी ने कामिनी जी को कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वह जल्दी से लिफ्ट की तरफ दौड़ी और टेरेस का बटन दबाकर ऊपर चली गई। कामिनी अभी भी पीछे से कुछ बोल रही थी, लेकिन श्रावणी अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और रुद्रांश के नंबर पर तभी के तभी कॉल कर दिया। रिंग जाती रही। श्रावणी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सामने से जवाब नहीं आया। शायद रुद्रांश जी बिजी हों। यही सोचकर श्रावणी ने कुछ समय इंतजार करने का फैसला किया। वह वही रेलिंग के पास सहारा लेकर बैठ गई। वह रोना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह सुबक सुबक कर रोती रही। आधा घंटा बीत गया, लेकिन रुद्रांश जी का कॉल वापस नहीं आया। श्रावणी रोते रोते काफी थक गई। उसे वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। कल रात को भी उसे ज्यादा अच्छे से नींद नहीं आई थी, और कारण था उसके यही परिवार वाले जो उसे दिन रात सुनाते ही रहते हैं। तभी अचानक उसका फोन बजा। लेकिन श्रावणी अब गहरी नींद में थी, जिस कारण उसने कॉल नहीं उठाया। दूसरी तरफ रुद्रांश ने देखा कि वह कॉल नहीं उठा रही है, तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, जाओ पता करो श्रावणी जी अभी कहाँ हैं। कुछ देर बाद रुद्रांश का असिस्टेंट उसके पास आया और बोलकर, श्रावणी जी तो अस्पताल से बाहर नहीं निकली है। हो सकता है वह अपने भाई के साथ ही बिजी हों। रुद्रांश को यह ठीक नहीं लगा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। वह तुरंत खड़ा हुआ और अपने असिस्टेंट से बोला, जाओ जाकर मेरी आगे की मीटिंग कैंसिल करो, मैं खुद जाकर देखने वाला हूं। रुद्रांश का असिस्टेंट बहुत ज्यादा चौंक गया। उसने मन में सोचा, इनको कब से लोगों की इतनी चिंता होने लगी।
लेकिन असिस्टेंट की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह चुपचाप केबिन से बाहर चला गया और रुद्रांश की मीटिंग कैंसिल करवाई। जब तक वह वापस आया, रुद्रांश अपना कोट पहनकर तैयार खड़ा था। अपने असिस्टेंट को देखते ही उसने तुरंत कहा, ड्राइवर को कॉल करो, उसे बोलो गाड़ी तैयार रखें, हम अभी निकल रहे हैं। असिस्टेंट ने वैसा ही किया। रुद्रांश लंबे कदम भरते हुए वीआईपी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। और रुद्रांश सिंह राठौड़ की गट फीलिंग कभी भी गलत नहीं साबित हुई है आज तक। और यह बात उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। उसके कदम बिन सोचे ही तेज हो गए। उसके असिस्टेंट ने उसके लिए दरवाजा खोला और वे तुरंत निकल गए। रास्ते पर रुद्रांश यही सोच रहा था कि उसके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अनजाना सा एहसास किस चीज का है। दूसरी तरफ कामिनी जी भी छत पर आ गई और उन्होंने श्रावणी को वहां सोते हुए देखा। उनकी त्योरियां चढ़ गईं। यह नालायक लड़की, ये यहां कर क्या रही है? राजेंद्र जी ने इसके लिए कितना बड़ा घर देखा है और वे लोग इसके लिए 10 करोड़ देने को तैयार हैं। और पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट अलग। शुक्र है भगवान का कि इसकी शक्ल अपनी मां से मिलती है। इसकी मां भी इसके जैसी ही कमीनी औरत थी। महाजन परिवार का बड़ा बेटा 38 साल का है। तो क्या हुआ? कम से कम वह अमीर और रौबदार तो है। इसे तो खुश होना चाहिए कि हम लोगों ने इसके लिए कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा है। और यह लड़की सिर्फ शादी का नाम सुनते ही यहां भाग आई। वह दंदनाते हुए अपने कदम पटकते हुए श्रावणी की तरफ गई। श्रावणी सुकून की नींद सो रही थी। कामिनी जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उसे अचानक से झकझोर छोड़ दिया। श्रावणी एकदम चौंक कर डर के मारे उठ गई। जब उसने कामिनी जी को अपने सामने देखा तो उसे फिर से वही शादी वाली बात याद आई। उसने अपने पास पड़े अपने फोन की तरफ देखा, लेकिन अभी वह बंद था। वह देखना चाहती थी कि रुद्रांश जी ने उसे कॉल वापस किया या नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह अपना फोन उठा पाती, कामिनी जी ने उसे अचानक अपनी तरफ ऊपर खींच लिया। श्रावणी को हल्का दर्द हुआ। वह कराह कर उठ गई। कामिनी जी ने उसे खींचना शुरू कर दिया। श्रावणी का फोन पीछे ही छूट गया। उसने काफी बार कामिनी जी की पकड़ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी पकड़ बहुत ही मजबूत थी। उन्होंने श्रावणी की कलाई को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि श्रावणी को दर्द शुरू हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आंटी जी प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। आंटी जी प्लीज। लेकिन कामिनी के कान पर जू भी नहीं रेंगा। वह श्रावणी को इस तरह खींचते हुए लिफ्ट के अंदर ले गई। और जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, तभी उन्होंने श्रावणी का हाथ छोड़ और बोली, देख क्या हालत कर ली है तूने अपनी। मनीष महाजन और उसकी मां अभी तुझे देखने आ रहे हैं और अगले हफ्ते तक तुम लोगों की शादी भी तय हो गई है। अगर ऐसा ही चला रहा तो वह तुझे पसंद कैसे करेंगे? पागल लड़की। श्रावणी की आंखें फैल गईं। अभी थोड़ी देर पहले तो उसे यह बताया गया था कि उसकी शादी करवाने वाले हैं और इतनी जल्दी इन लोगों ने लड़का भी ढूंढ लिया। अब श्रावणी डर के मारे कांप रही थी। रुद्रांश जी से उसकी कोई बात नहीं हो पाई और कामिनी जी अब उसे नहीं छोड़ने वाली। उसका फोन भी टेरेस पर रह गया। अब वह क्या करेगी? उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसके आंसू देखकर कमीनी चिढ़ गई। उसने अपना मुंह फेर लिया और मन में सोचा, कितने भी आंसू बहा लें, ये 10 करोड़ तो अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। तू तो वैसे भी मेरे कोई काम की नहीं है। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट का दरवाजा आरव के वार्ड के फ्लोर पर जाकर रुका। कामिनी जी बात बढ़ाते हुए लिफ्ट से बाहर निकाली। उन्होंने कहा, वह कुछ देर में यहां आने ही वाले हैं। उन्होंने कहा, घर में बैठकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लड़की को देखना चाहते हैं। एक बार तो तू अपना सदन दिमाग मत चलाना और जो मैं कहूं चुपचाप वह पहन लेना। इस बीच उनका ध्यान नहीं गया कि वह तो लिफ्ट से बाहर आ गई है, लेकिन श्रावणी लिफ्ट से बाहर नहीं आएगी, बल्कि उसने चुपके से फिर से टेरेस का बटन दबा दिया। जब तक कामिनी जी कोई है, समझ आया कि श्रावणी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही और उसने मुड़कर देखा, तब तक दरवाजा बंद हो गया। कामिनी जी चिल्लाई, श्रावणी। श्रावणी के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई। उसे लग रहा था कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जैसे ही टेरेस में लिफ्ट खुली, उसने बाहर निकलने से पहले लिफ्ट के सारे बटन दबा दिए ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। वह तोड़ते हुए वहां गई जहां उसने अपना फोन छोड़ा था। हड़बड़ाते हुए फोन उठाया और जब खोलकर देखा तो पाया कि रुद्रांश के 3 मिस्ड कॉल्स थे। उसने कामिनी जी की यह बात सुनी थी कि महाजन फैमिली के लोग उसे यही हॉस्पिटल में ही देखने आ रहे हैं
और यह बात बहुत अजीब भी है। भला कौन सा अच्छा परिवार लड़की को अस्पताल में देखने आएंगे? बल्कि उन्हें तो उल्टा यह बोलना चाहिए था कि जब उनके घर के सारे हालत ठीक हो जाए, तब वह बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बात से यह साबित हो जाता है कि वह परिवार कोई अच्छा परिवार नहीं है। श्रावणी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने जल्दी जल्दी अपने फोन से रुद्रांश को कॉल किया। इस बार 2 रिंग में ही रुद्रांश ने कॉल उठा लिया। श्रावणी ने रोते रोते रुद्रांश से कहा, मैं आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरे घर वाले मेरी शादी किसी महाजन फैमिली में करवाना चाहते हैं, और मैं ही अच्छे से जानती हूं कि वह मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, मुझे बचा लीजिए। रुद्रांश ने जब यह सुन तो उसकी मुठिया काश गई। इतना सोचना घर की श्रावणी किसी और की हो जाएगी, उससे ही रुद्रांश का खून खौल रहा था। भले ही वे लोग एक दूसरे को नहीं जानते अभी, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन रुद्रांश को श्रावणी से एक गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा है। उसने मन में सोचा, बिल्कुल नहीं, कोई इसे हाथ भी नहीं लग सकता। जिसने इसकी तरफ नजर करने की कोशिश भी की वह अपनी जान से जाएगा। उसने फोन पर श्रावणी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं रास्ते में हूं, 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं, मिलकर बात करते हैं। अब जब तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया है, तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे खिलाफ जा सके। रुद्रांश की आवाज अभी भी कठोर थी, लेकिन श्रावणी को एक अजीब सी गर्माहट का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे रुद्रांश सब ठीक कर देगा। वह उसे अपने परिवार वालों का मोहरा नहीं बनने देगा। श्रावणी अपना फोन हाथ में कस कर पड़े वहीं बैठ गई। उसने कहा, प्लीज कॉल मत कट करना, मैं यहां अकेले नहीं रहना चाहती हूं। अब यह सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी कठोर आवाज में कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चाहो तो कॉल चालू रख सकते हैं। श्रावणी डरी हुई थी, लेकिन अब जब उसे लग रहा था कि उसके साथ कोई है जो उसकी मदद कर सकता है, तो उसके अंदर थोड़ी हिम्मत भी आ रही थी। उसने ठान लिया था कि आसमान अगर जमीन पर भी आ जाए, तो भी वह अपने परिवार वालों की बात मानकर कभी शादी नहीं करेगी। वह सिर्फ रुद्रांश से ही शादी करेंगी, जैसा उसने फैसला किया था। भले ही बाद में उसे पछताना पड़े, लेकिन कम से कम यह फैसला उसका होगा, किसी और का नहीं। उसे यह नहीं लगेगा कि वह किसी साजिश का मोहरा बन गई है। दूसरी तरफ रुद्रांश बस चुपचाप बैठे श्रावणी की सांसों की आवाज सुन रहा था। वह यह बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ श्रावणी की सांसों की आवाज से ही उसके मन में एक गर्म हलचल पैदा हो रही थी। उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्रांश समय पर श्रावणी के पास पहुंच पाएगा, या कामिनी जी श्रावणी का सौदा कर देगी? क्या लगता है आपको, क्या श्रावणी और रुद्रांश एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए माफिया का पिंजरा केज्ड बाय माफिया सिर्फ यूकी एफएम पर। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।